नमस्कार दोस्तों, एबीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पॉलिटी में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बेसिक फैक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्या देखें, हम लोग प्रीएम्बल भी जान चुके हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। जैसे कि मैं बोला था, आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और आप लोग जानते हैं फिलहाल कितना आर्टिकल्स है ना, 471 आर्टिकल्स है, ठीक है। 12 शेड्यूल्स है, अनुसूचियाँ, ठीक है। और ये जो 471 आर्टिकल्स है, इसे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है ना, 25 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, 25 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। तो सॉरी, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ये। तो देखिए, तो यहाँ पे जो पहला भाग है, मतलब पार्ट वन में कितने टॉपिक्स हैं दोस्तों? 4 टॉपिक्स हैं। मतलब आर्टिकल 1 to 4 है पार्ट 1 में, जो कि आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं क्या चीज़ है। ओके, तो लेट्स मूव टू अवर आर्टिकल नंबर 1। सो व्हाट इज दैट? ओके, सो आर्टिकल नंबर 1 इज इंडिया, दैट इज भारत, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 1 से दोस्तों हमें क्या पता चलता है ना, इंडिया, जिसे क्या भारत भी बोला जाता है, और यह क्या है दोस्तों? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग यूनियन क्या है और फेडरेशन क्या है, ठीक है। देखिए, यूनियन में क्या होता है, एक यूनिटरी सिस्टम रहता है, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, एक यूनिटरी सिस्टम रहता है कि जो कि किससे कंपोज्ड हुआ रहता है ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है, ठीक है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है जिसके पास पूरे पावर रहते हैं, एक देश को चलाने के लिए पूरे पावर रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। उसी को हम लोग यूनियन बोलते हैं, जो कि हिंदी में संघ बोला जाता है, ठीक है। और फेडरेशन क्या होता है ना, फेडरेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना, देखिए, नेशनल को प्लस जो लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहता है, ठीक है, क्या ना, लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहता है, उसी में पावर डिवाइडेड हुए रहता है, ठीक है। उसी को हम लोग फेडरल बोलते हैं। देखिए, ए फेडरल सिस्टम डिवाइड्स पावर बिटवीन नेशनल एंड लोकल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ओके। एंड व्हाट इज यूनियन? अ यूनिटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ वन सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, दैट होल्ड्स ऑल द पावर, ठीक है। एंड इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इंडिया देखिए दोनों है, आपका यूनियन भी है एंड फेडरल भी है, बट इट इज मोर यूनियन देन फेडरल, एंड इट इज कॉल्ड एज क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल मतलब यही होता है दोस्तों कि मतलब ये यूनियन भी है एंड फेडरल भी है। लेकिन देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं आपका फेडरल लिखा नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल स्ट्रक्चर पे चल रहा है, ठीक है। फेडरल में जैसे क्या बोल रहा है ना, पावर दोनों के ऊपर डिवाइड रहेगा, नेशनल के ऊपर भी रहेगा और आपके अंदर में जो लोकल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट रहेगा उसके पास भी रहेगा भाई, ठीक है। और यूनियन में क्या बोला जा रहा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पूरा पावर रहेगा पूरा एक देश को चलाने के लिए, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, जो देखिए टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। सो लेट्स सी दैट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। व्हाट आर दैट? लेट्स सी। फर्स्ट, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, ओके, जो स्टेट के अंदर भाई जगह है, स्टेट्स है, वो बता रहा है ये। सेकंड क्या बता रहा है भाई? यूनियन टेरिटरीज बता रहा है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि यूनियन के अंडर में रहेगा, वहीं पे गवर्न करेगा यूनियन, ठीक है, उसी को यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। और एक चीज भी क्या लिखा हुआ है, देखिए, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भाई कोई भी नया जगह एक्वायर्ड किया जा सकता है कोई भी समय में,
ठीक है, जैसे देखिए आप बलूचिस्तान जो है, ठीक है, बलूचिस्तान जो है वो क्या एक देश बना के उसे एक देश बना के इंडिया वहाँ पे गवर्न करना चाहता है, ठीक है। तो वो जब भाई बलूचिस्तान जब आज़ाद हो जाएगा तो ये जो एक्वायर्ड लिस्ट में वो शामिल हो जाएगा। फिलहाल क्या है, जीरो है, एक्वायर्ड लिस्ट कुछ नहीं है अभी, ठीक है। चलिए, तो एक से हमें क्या पता चलता है, नंबर 1 आर्टिकल से कि इंडिया दैट इज भारत एंड इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ओके, लेट्स मूव टू आर्टिकल नंबर 2। ओके, सो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, इसमें क्या होता है ना भाई, देखिए कोई भी अगर विदेशी देश रहेगा, ठीक है, उसे इंडिया शामिल कर सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए आर्टिकल 2 ग्रांट्स पावर्स टू द पार्लियामेंट। आर्टिकल 2 के द्वारा पार्लियामेंट को एक पावर मिलता है। क्या पावर मिलता है, द पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी जैसे मैं क्या बोला ना, कोई भी विदेशी देश यूनियन ऑफ इंडिया में जुड़ सकता है। हाउ, बाय गिविंग द पावर टू द पार्लियामेंट फ्रॉम आर्टिकल नंबर 2, ओके, एंड पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, ठीक है। तो आर्टिकल 2 से हमें क्या पता चलता है ना भाई, कोई भी विदेशी देश यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ सकता है, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, और ये हो भी चुका है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये रेड मार्कर में इसलिए लिखा क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। सारा तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए एग्जाम्पल आपको मिलेगा ना तो आप क्या कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों से, ठीक है, और पढ़ने में भी आपको बड़ी मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। देखिए फॉर एग्जाम्पल 16 में 1975 में क्या हुआ था ना, सिक्किम को 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 22nd स्टेट ऑफ इंडिया घोषित किया गया। ओके, 16 में 1975 को 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को 22वां स्टेट घोषित किया गया इंडिया का। ओके, ठीक है। नेक्स्ट we will move to article number 3. So let's see what is article number 3. Formation of new states and alteration of areas, boundaries और names of the existing states. यहाँ पे क्या होता है भाई, देखिए स्टेट के अंदर मतलब देश हम लोग का इंडिया के अंदर, यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट है तो आप एरिया के या बाउंड्री के या फिर जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उसमें आप क्या कर सकते हो, तोड़ फोड़ के भाई या तो उसको 3 स्टेट्स कर सकते हो या तो 2 स्टेट बना सकते हो। ये पार्लियामेंट का इच्छा है भाई। उसमें जो स्टेट के जो मिनिस्टर्स रहेंगे, ठीक है, वहाँ पे वो कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये पार्लियामेंट को पावर है, ठीक है। मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट्स जैसे फॉर एग्जांपल देखिए जो कलिंग था उसको क्या उत्कल कर दिया गया, जो आपका उड़ीसा था उसको क्या कर दिया गया, ओडिशा कर दिया गया, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है और भी हुए हैं दोस्तों, वो देखते हैं हम लोग। जैसे आपका मध्य प्रदेश से क्या छत्तीसगढ़ कर दिया गया, कब कर दिया गया, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से निकाल के उत्तराखंड कर दिया गया। उसके बाद बिहार से फिर झारखंड कर दिया गया, ठीक है। ये कब किया गया ना, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को क्या किया गया, बिहार से एरिया निकाल के झारखंड एक किया गया, फिर यूपी से वैसे उत्तराखंड किया गया। ये क्या किया 9 नवंबर 2000 को, ठीक है।
अभी हम लोग देख चुके हैं, पहला आर्टिकल देख चुके हैं, दूसरा आर्टिकल देख चुके हैं, तीसरा आर्टिकल भी हम लोग जान चुके हैं। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 4 में क्या है। आर्टिकल नंबर 4 देखते हैं, लॉज मेड अंडर आर्टिकल्स 2 and 3, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स, सप्लीमेंटल एंड कंसिक्वेंशियल मैटर्स। ओके, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है भाई, जो आर्टिकल 2 and 3 है आपका, ठीक है, उसमें अगर कुछ पार्लियामेंट करती है, ठीक है, उसके द्वारा अगर कुछ भी चेंजेस होता है, ठीक है, तो वो चेंजेस कहाँ पे किया जाएगा ना, फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में भी चेंजेस होगा दोस्तों, अमेंड होगा। क्यों, समझाता हूँ। देखिए फर्स्ट शेड्यूल में क्या जानते हैं हम लोग, स्टेट का नेम्स हम लोग को पता चलता है, ठीक है। देखिए जो दूसरा में ये तो पता चल जाता है भाई कि फॉरेन स्टेट से, जो फॉरेन देश है वो इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़ सकता है। तीसरा से हमें ये पता चल जाता है भाई कि अंदर में कुछ तोड़ फोड़ के आप 2-3 स्टेट बना सकते हो, ठीक है, एक एरिया को तोड़ के 2-3 एरिया बना सकते हो, ठीक है। तो चौथा में वही क्या पता चलता है, स्टेट का नाम पता चलता है। जैसे भाई बिहार इंडिया का स्टेट है, कैसे पता चलेगा ना, शेड्यूल 1 में वो लिखा हुआ है। झारखंड कैसे पता चलेगा, इंडिया का स्टेट है, शेड्यूल में लिखा हुआ है, शेड्यूल 1 में वो लिखा हुआ है दोस्तों, अनुसूची, ठीक है, शेड्यूल मतलब। और शेड्यूल 4 में क्या लिखा हुआ भाई, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। अब भाई जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ से क्या आएंगे, राज्यसभा के में मेंबर, जो हर स्टेट का भाई एलोकेट होता है ना सीट राज्यसभा में जाने के लिए, वही बोला जाता है आपका शेड्यूल 4 में, ठीक है। देखिए एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, ओके, ऑफ पार्लियामेंट पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 4 भी देख लिए, आर्टिकल 4 क्या है वो भी जान चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये जो अमेंड किया जाता है, इसमें क्या पता है आपको, 50% सिंपल मेजोरिटी दरकार होगा। जैसे कुछ भी अमेंडमेंट होता है दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, 2/3 मेजोरिटी उसमें दरकार होता है, लेकिन इसमें सिंपल भाई 50% मेजोरिटी दरकार होगा, ठीक है। ये जो 4th में जो अमेंड होगा शेड्यूल में, वो जस्ट 50% मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी दरकार होगा। और सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, देखिए सिंपल मेजोरिटी मीन्स टोटल मेंबर्स वेयर प्रेजेंट एट दैट डे। उस दिन पे जब ये अमेंड हो रहा है, उस दिन पे कितने मेंबर प्रेजेंट हैं, ठीक है, असेंबली में कितने मेंबर प्रेजेंट है, एंड दे ऑल्सो पार्टिसिपेट, और वोट में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब भाई कोई बाहर चल गया चाय पीने, बिस्कुट खाने, वो तो नहीं होगा ना भाई, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, वोटिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए उनको, ठीक है। सो मिनिमम 50% एमपीज वेयर प्रेजेंट एट दैट डे। मिनिमम क्या है, 50% एमपीज वेयर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 50% मतलब देखिए राज्यसभा का कितना होता है भाई, 245 का आधा कितना होगा भाई, वही कितना होगा, लगभग 122.5। 122.5 तो नहीं होगा, आप क्या आदमी को काट दोगे क्या भाई बीच से, समझ रहे हो ना। तो 123, ठीक है, तो 123 सीटें चाहिए होगा मेजोरिटी, ठीक है। और इसमें देखिए प्रेसिडेंट का सिग्नेचर भी दरकार नहीं है भाई, क्योंकि देखिए आर्टिकल 368 जो है, ठीक है, आर्टिकल 368 में अगर कुछ भी होगा, इसके द्वारा अगर कुछ भी अमेंड होता है तो उसमें प्रेसिडेंट साइन करेंगे, प्रेसिडेंट जी उसमें साइन करेंगे, ठीक है। इनको क्या पहले से ही सूचना मिल जाता है कि भाई देखिए फलाना स्टेट्स हम लोग कुछ इंडिया में ऐड करने वाले हैं, या फलाना स्टेट को हम लोग चेंज करके 2 स्टेट बनाने वाले हैं, ऐसे पहले से ही सूचना मिल जाता है प्रेसिडेंट जी को, ठीक है। इसी तरह देखिए शेड्यूल 1 and 4 विल ऑल्सो गेट इफेक्ट, जो कि मैं आपको बताया कैसे इफेक्ट हुए, ठीक है।
अब देखिए इसी के साथ हम लोग का जो पार्ट 1 है दोस्तों, भाग 1, आर्टिकल का भाग 1 जो है पार्ट 1, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जान चुके हैं क्या होता है। तो आर्टिकल 1 क्या बताता है? इंडिया एज ए भारत, दैट इज भारत, एंड इंडिया इज नॉट अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का एग्जांपल है दोस्तों यूएसए में फेडरेशन ऑफ स्टेट्स चलता है, ठीक है। हाँ, और एक चीज, यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या होता है जानते हैं? कोई भी स्टेट भाई अपना मर्जी से नहीं हट सकता है देश को छोड़ के, लेकिन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में ऐसे हो सकता है, जो यूएसए में होता है, पॉलिसी करके वो स्टेट्स जो मिल के एक देश बनाया है। वहाँ पे क्या दोस्तों, डुअल सिटीजनशिप चलता है, ये भी जान लीजिए आप। और हमारे इंडिया में तो सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। हाँ, तो एक से हमें ये पता चलता है इंडिया एज ए भारत, दैट इज भारत, एंड इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकंड से हमें पता चलता है कोई भी फॉरेन स्टेट्स यूनियन ऑफ इंडिया से मिल सकता है भाई, ठीक है। थर्ड से हमें क्या पता चलता है ना, जो मिल गया भाई अब इसमें तोड़ फोड़ करके कोई बना दो, तोड़ फोड़ करके स्टेट्स बना दो। वही एक ही स्टेट से अगर कुछ बन रहा है, एरिया वाइज अगर कुछ बनने का लाजमी है तो उसे बना दो भाई। और 4 नंबर में तो आप जानते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, अगर कोई स्टेट्स मिल रहा है या कोई स्टेट तोड़ मोड़ के उसको बना रहे हैं 2-3 स्टेट्स, तो ठीक है, तो शेड्यूल नंबर 1 और 4 में भी चेंजेस होगा, ठीक है। अब कोई देश ऐड होगा तब ना भाई वहाँ स्टेट्स में भी ऐड होगा शेड्यूल 1 में, तो पता कैसे चलेगा ये भारत का अंग है बोल के, ठीक है। चलिए आज इसी के साथ हम लोग आर्टिकल का पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग सिटीजनशिप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।